बच्चों? यस सर। याद है 3 पॉइंट्स आप लोगों को इसको आने चाहिए, कम से कम 4 पॉइंट्स। क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट, अमॉर्फस में रैंडम। क्रिस्टलाइन के अंदर अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प, और अमॉर्फस में मेल्टिंग पॉइंट की रेंज। लेकिन क्रिस्टलाइन का तीसरा जो पॉइंट होता है ये ट्रू सॉलिड है और ये आपके सूडो सॉलिड है। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स अपीयरिंग। और फॉल्स अपीयरिंग क्या होता है? जो दिखने में तो सॉलिड हो लेकिन असल में क्या निकला है? फ्लूइड निकला है। उसको हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड। इसका एग्जांपल है ग्लास। ग्लास आपका सूडो सॉलिड है। ठीक है। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये एनाइसोट्रॉपिक है। ये डेफिनेशन में भी आपसे पूछ लेगा एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं। और ये क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक। ये क्या है आपका? एनाइसोट्रॉपिक। और ये क्या है आपका? आइसोट्रॉपिक। क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं क्लियर कर देता हूं। आइसोट्रॉपिक वो होते हैं जिसके अंदर जितने भी आपके प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज लाइक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कौन कौन सी? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये सेम हो अगर हर डायरेक्शन में, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं इसको? आइसोट्रॉपिक। एम आई क्लियर? आइसोट्रॉपिक समझ आ गए सभी को? हाँ या ना? यस सर। व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक? जल्दी बोल दीजिए। सर जिनमें यही सेम चीज है, ऑल डायरेक्शन में सेम ना हो। बिल्कुल सही है। जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेम ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। जो आइसोट्रॉपिक होते हैं, ध्यान रखना, ऑल अमॉर्फस सॉलिड्स, जितने भी आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं सारे के सारे आइसोट्रॉपिक है। और जितने आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये सारे के सारे आपके एनाइसोट्रॉपिक है। अब इसके आगे की बात सुन लो। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बोलता है ग्लास को हम लोग सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? पहला रीजन क्वेश्चन पूछ लेगा, ग्लास सूडो सॉलिड क्यों है। और वो आपसे पूछ लेगा व्हाई ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स becomes thick at the bottom, thick at bottom and thin at top। ऊपर से पतला और नीचे से मोटा क्यों हो जाता है? ये आपसे पूछ लेगा। या वो आपसे पूछ लेगा why the glass of old rickety buses becomes transparent from top and translucent from the bottom। ये भी पूछ लेगा। तो सबका आंसर कौन सा क्वेश्चन है? सबका आंसर मैं बताऊं अगर आपको, तो सबके लिए आप एक ही आंसर लिख कर आओगे कि जो ग्लास होता है ये इसीलिए सूडो सॉलिड है क्योंकि ग्लास टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन चेंज करते ही इट लूजेस, क्या लूज कर रहा है? इट लूजेस इट्स सॉलिड कैरेक्टर एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक विस्कस फ्लूइड। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? विस्कस फ्लूइड तरह बिहेव कर रहा है। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर? सर क्या लिखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस चेंज करते ही ग्लास अपना सॉलिड कैरेक्टर। बेटा असल अच्छा, में ठीक है। ग्लास जो होता है ना, जब हम बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास के अंदर ना ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लगते तो ऐसे हैं कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड है सॉलिड की तरह। लेकिन जैसे जैसे आप नोटिस करते हैं कि कंडीशन चेंज हो रही है टेम्परेचर और प्रेशर की, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी पोजीशन छोड़ के वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। देवांश, हम लोग सॉलिड स्टेट की रिविजन शुरू कर दिया फिजिकल केमिस्ट्री आज से। ओके।
तो यहाँ पे हमारा विस्कस फ्लूइड की तरह वो बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन चेंज हुई, और जैसे कंडीशन चेंज हो गई इसने अपना नॉर्मल बिहेवियर छोड़ दिया और बिहेव करना शुरू कर दिया किसकी तरह, एक विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, बेसिक चीजें आएंगी आपसे, डेफिनेशन पूछेगा आप लोगों से, डिफाइन यूनिट सेल, दूसरा डिफाइन लैटिस क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस, फिर आपसे पूछ लेगा डिफाइन लैटिस साइट। अब मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं एक बार। यूनिट सेल सबसे छोटा अरेंजमेंट है जिसे आप जितनी बार रिपीट करते हैं तो आपकी क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री बनती है, यानी इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of the 3D crystalline geometry which when repeated regularly in all the direction produces the 3D crystalline geometry। इसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो जो लैटिस क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस है बेसिकली ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 3D क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री को ही हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैटिस साइड। लैटिस साइड इज नथिंग बट जब आप किसी भी स्फीयर को 3 डायमेंशनल स्पेस में प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप उसे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में प्लेस कर रहे होते हैं। तो एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब उसे प्लेस करते हैं तो प्लेस करने के बाद जो इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं एक्स वाई और जेड, ये कहलाती है इसकी लैटिस पोजीशन या फिर इसकी लैटिस साइड। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस सर। रेज योर हैंड अगर समझ आ गया Yes, तो sir. सभी को। ठीक है, एक ही बच्चे को समझ आया, Sir, बाकी लोग भी खड़ा करें हाथ। एक बार रिपीट कर दो फिर सर। से रिपीट करता हूँ वंश। बेसिकली लैटिस साइड वो जगह है जहां पे जितने भी क्रिस्टल्स हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर ये अपने आप को प्लेस करते हैं, एटम्स जहां पे स्पेस में रखा जाता है वो जगह क्या कहलाती है आपकी लैटिस साइड। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? हाँ सर आ गई सर। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए इसके आगे की बात। अब क्रिस्टल लैटिस हो गया हमारा, लैटिस साइट हो गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई। इसके बाद वो आप लोगों से पूछ लेता है, एक टेबल हमने पढ़ना था, मैंने बताया था आपको टेबल जो पेज नंबर 6 पे दिया है उसे आप याद करेंगे, और एक टेबल जो पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। ये दोनों टेबल्स आप लर्न कर लेंगे क्योंकि इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपसे पूछ लेगा शॉर्ट नोट लिख के दिखाइए ऑन पहला पोलर सॉलिड्स, या फिर आपसे पूछ लेगा बताओ कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। तो ये कहानी वो आपसे आसानी से पूछ लेगा। तो इसके लिए मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए हैं, नोट्स को भी ध्यान से पढ़ लेना। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक, और सेम कहानी आपकी एक टेबल और दिया हुआ है पेज नंबर 8 जिसमें आपको ब्रेविस लैटिस, ये बताऊंगा क्या होती है ब्रेविस लैटिस। किसी भी क्रिस्टल को ना बच्चों हम लोग 2 पैरामीटर्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं हमेशा। एक होती है उसकी एजेस जिसको हम लोग एक्सिस कह देते हैं। एक्सिस के ऊपर देखो आप नोटिस कीजिए एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जो ये दूरी है वो ए है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जो दूरी है वो बी है, ये जेड एक्सिस है, इसके ऊपर जो दूरी है वो सी है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एजेस, और इनके बीच में जो एंगल है इंटरफेशियल एंगल्स मैंने आपको सिखाया भी था। अगर मान लो एक्स वाई जेड प्लेन है, अल्फा बीटा गामा उसके एंगल्स हो गए, तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है वो है गामा। तो आप लिख दोगे एक्स और वाई के बीच में एंगल कौन सा हो गया, गामा। वाई और जेड के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा, तो आपने वाई और जेड के बीच में एंगल कौन सा लिख दिया, अल्फा। और एक्स और जेड के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, बीटा। यहाँ पर आ गया आपका बीटा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो ये Yes, sir. दो चीजें Yes, होती हैं, sir. एक इंटरफेशियल एंगल और एक हो गई आपकी एजेस। इनके ऊपर बेसिस के अरेंजमेंट पे बहुत सारी और अरेंजमेंट्स पॉसिबल होती हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्यूबिकल अरेंजमेंट है ना, या परफेक्ट क्यूब है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड
ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इनकी वेरिएशंस की वजह से बहुत सारी और अरेंजमेंट्स बनती हैं। उन अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ब्रेविस लैटिस। और इन ब्रेविस लैटिस को हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आप इसे समझ पाएंगे। ये है आपका ब्रेविस लैटिस वाला कंसेप्ट, जहां पे आप देख पा रहे हो कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। तो ये कौन सा क्यूबिक बन जाता है? हमारा क्यूबिकल क्रिस्टल बनता है। जब A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 हो, तो कौन सा आता है क्रिस्टल? आपका टेट्रागोनल। जब आपका A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 हो, तो क्या बनता है आपका? ऑर्थोरोम्बिक। तो ये टेबल है आपका पेज नंबर 8 पर दिया हुआ, जो आपको लर्न करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई एक क्रिस्टल है जिसकी कंडीशन है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C and alpha is equals to beta is equals to gamma is equal to 90. Give an example of this kind of crystal and also define what kind of crystal it is. तो आपको बताना पड़ेगा ये क्यूबिक क्रिस्टल और उसका एग्जांपल हो गया NaCl। इसीलिए मैंने कहा वो टेबल जो दिया हुआ पेज नंबर 8 पे उसको अच्छे से लर्न कर लेना। Am I clear? यस सर। ठीक है। अब इसी के बाद आगे की बात समझिएगा। ये जो खत्म हुआ तो हमारी अरेंजमेंट शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो। अरेंजमेंट क्या थी? अरेंजमेंट थी कि जिसके अंदर आपने क्रिस्टल को डिवाइड किया था दो तरह के टाइप में बेसिकली। एक प्रिमिटिव, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं, और एक पढ़ा था आप लोगों ने बॉडी सेंटर्ड। जब हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो आपको पहली चीज जो दिमाग में आती है वो क्या होती है कि स्फेयर सिर्फ और सिर्फ कहां पर होंगे? स्फेयर आपके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे जब प्रिमिटिव है तो, है ना? प्रिमिटिव में स्फेयर कहां होते हैं? याद रखिएगा, प्रिमिटिव में स्फेयर होते हैं कॉर्नर्स पे। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जो आप जानते हैं कि कॉर्नर वाले जो स्फेयर होते हैं, कॉर्नर वाले जितने भी स्फेयर हैं, ये सारे के सारे इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है आप जानते हो? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर होता है 1/8, हाँ या ना? फेस का Yes, sir. कंट्रीब्यूशन होता है, फेस का कंट्री होता है 1/2। जितने बच्चों को याद नहीं वो लर्न कर लें अभी। जो फेस है उसका कंट्री 1/2, कॉर्नर वाले का 1/8, और जो बॉडी सेंटर होता है इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि 1/8 कॉर्नर का है, फेस का हाफ है, और बॉडी कितना है? 1 है। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब आगे सुनिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहली 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है, वो आता है अरेंजमेंट, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आता है, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं मैं। सिंपल क्यूबिक का मतलब ही पहले आपको समझ आ गया है। सिंपल क्यूबिक कौन है? जिसके अंदर आपका जो स्फेयर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है? स्फेयर्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर आपके स्फेयर मौजूद है। तो अगर मैं बात करूं कितने कॉर्नर्स होते हैं, आप बोलोगे सर 8 कॉर्नर्स होते हैं। मैंने पूछा एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर का, तो आंसर 1/8। तो आंसर कितना आ गया? टोटल कंट्री कितना निकल के आ रहा है इसका? टोटल कंट्री निकल के आ रहा है कंट्री इज इक्वल्स टू 1 कंट्रीब्यूशन फॉर सिंपल क्यूबिक। एम आई क्लियर? यस सर। सिंपल क्यूबिक के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है या बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट क्या होती है? जिसमें पहली चीज आती है कि दो तरह के आपके स्फेयर्स हैं। एक तो कॉर्नर पर पहले से ही मौजूद है, एक कॉर्नर वाले हैं आपके, और एक कहाँ मौजूद है? आपका बॉडी के बीचों बीच। जो कॉर्नर वाला है उसका कॉन्ट्री आप जानते हो 1/8, जो बॉडी वाला है उसका कॉन्ट्री भी जानते हो आप 1। टोटल कितने आपके स्फेयर्स हैं आप समझ गए होगे। टोटल जो हमारे स्फेयर निकल के आ रहे हैं वो कितने हैं? 8 तो हमारे हैं कॉर्नर पे, और बॉडी वाला 1 होता है। तो टोटल कॉन्ट्री क्या हो गया? 8 × 1/8 + 1 × 1। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। बोलिए। तो यहाँ पे आपका z कितना निकल कर आ गया? z निकल कर आ गया 2। इसी को हम लोग कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और याद करना है आपको BCC का z कितना होता है? 2 आता है। ऐसे ही आपका FCC निकल के आता है। FCC की बात करें तो आप जानते हैं कि इस केस में क्या होता है? FCC के अंदर कॉर्नर पे तो है ही आपके, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी मौजूद है। जब कॉर्नर पर भी है और फेस पर भी है तो कॉन्ट्री कैसे निकालेंगे आप कहेंगे कि भाई ऐसा है, कॉर्नर वाले तो 8 है, कॉर्नर वाले 8 है तो बाकी कहानी आपको आती है। कॉर्नर वाले 8, फेस वाले 6। अगर कंट्रीब्यूशन करें तो आप जानते हैं क्या कि कॉर्नर वाले का कितना हो गया? 1/8।
और जो बॉडी वाला इसका कितना हो गया, फेस वाला कितना हो गया, हाफ। तो टोटल कॉन्ट्री कितना निकल कर आया आपका, टोटल कॉन्ट्री निकल के आ गया 8 into 1/8 plus 6 into 1/2, it comes out to be 4. Am I clear? ये भी समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अगर ये भी समझ आ गया तो इसके आगे की कहानी समझ लो। ऑल्टरनेट फेज की अगर आपसे कोई बात कहते हैं ऑल्टरनेट फेज, तो याद रखना ऑल्टरनेट फेज क्या होता है, जिसके अंदर फेज कितना इस्तेमाल होता है आप जानते हो, फेज के अंदर कंट्रीब्यूशन आपका हाफ होता है। ठीक है, कितने ऑल्टरनेट फेज होते हैं आपके, ये भी याद कर लेना। एक बार में आपके टोटल जो ऑल्टरनेट फेज होते हैं दैट इज 2। ठीक, इसको मैं समझाता हूं डायग्राम से आपको। ये आपका फेस है बेसिकली, और इस फेस पे ये आपकी वॉल है ना। तो आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ किया है, आधा स्फीयर इधर और इसी का आधा इधर, और ये आधा आधा दोनों तरफ है, ऑपोजिट साइड है। तो ये दोनों आधे आधे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिलके पूरा स्फीयर बना रहे हैं, हाँ या ना। आधा इधर है आधा उस तरफ है, दोनों मिलके क्या Yes, बना sir. रहे हैं, एक पूरा स्फीयर बना रहे हैं। और जब कॉन्ट्री निकालूंगा तो कॉन्ट्री कैसे निकलेगा इसके अंदर, कॉर्नर वाला 8 into 1/8 और फेस वाला हाफ इंटू, कितने होते हैं हमारे, कितने फेस होते हैं बताइए जरा, 2 फेस होते हैं ना ऑल्टरनेट, तो हाफ इंटू 2। मेरी बात समझ आ रही है? हाफ किसका, Yes, sir. हाफ किसका कॉन्ट्री होता है, हाफ होता है हमारा फेस का कॉन्ट्री। ठीक है, और कितने फेस हैं आपके, 2 फेस हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट फेस आपके 2 ही होते हैं। तो आंसर कितना आ गया हमारा, हाफ इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 + 1 कितना आ गया आपका, z, z की वैल्यू 2 आ गई। एम आई क्लियर? क्लियर है? यस सर। यहाँ पे इसके तुरंत बात है हमारा नेक्स्ट, एच सेंटर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अब अगला 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आता है वो बता रहा हूँ आपको मैं, वो आएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। और ये मुझे लगता है सभी को आता है पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे निकालते हैं, आपने एक क्रिस्टल ले लिया, सिंपल क्यूबिक की बता रहा हूँ, बाकी 2 आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें स्फीयर कहाँ मौजूद है, आपके कॉर्नर पर। असल में देखा जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि 8 आपके स्फीयर्स हैं और 8 स्फीयर एक के पीछे एक मौजूद है, हाँ या ना। ठीक, सेंटर 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 इन्हें ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, क्यूब का एक फेस बन गया। ठीक है, इसको पीछे तक ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, इसके पीछे ज्वाइन कर दो इसको। एम आई क्लियर? यहां पर एक क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो असल में अगर देखा जाए तो इस क्यूब की साइड कितनी है, इस क्यूब की साइड ए है, तो इस ए पर कितने आर लाई कर रहे हैं, एक आर तो ये रहा, एक आर ये रहा। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज इक्वल टू 2r, पहली इक्वेशन। इसका z निकालूं तो z भी आपको निकालना आता है सिंपल क्यूबिक में, 8 into 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। याद हुआ क्या कहा मैंने, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। z कितना है यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन इसका कितना आ रहा है 1, 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज आता है इसके अंदर, एक इसके इक्वल है 2r के होल क्यूब के इंटू 100 हो गया। ये हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे आ गया आपका 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 से 8 गया, तो ये हो गया आपका π/6 इंटू 100, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 6 इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 52.4%। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस अभी सर। बच्चों को क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, जल्दी बोलिए। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो उसके आगे की बात समझ लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक के बाद ऐसे ही आता है आपका बीसीसी और ऐसे ही आता है एफसीसी। बस मैं खाली रिलेशन बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी वैल्यू पुट कर लेना। जब मैं एफसीसी की बात करता हूँ ना बच्चों डायग्राम में, तो एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि क्यूब तो वही है, ये आपका ये कॉर्नर वाले स्फीयर हो गए, और कॉर्नर वाले स्फीयर के साथ साथ यहाँ पे फेस पे भी होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे वाला 6। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ रेड से, वो आपको इजी हो जाएगा। जो फेस वाले हैं वो रेड है,
ठीक है, अब समझिएगा जरा, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको बोल दिया बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई एफ जी, और ये हो गया आपका एच। अगर मुझे ये फेस निकालना, बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से आपको वो साइड निकालनी होती है जो नाम को डिफाइन कर रही होती है। इस केस में ये साइड ये वाली है, जिसे हम लोग फेस डायगोनल भी कह रहे हैं। जब फेस डायगोनल कह रहे हैं तो आप लोग देखिए, कॉमन सेंस की बात है, इस फेस डायगोनल के अंदर पहले अगर आप बात करें तो ये साइड कितनी होती है, क्यूब की ए, ऐसे ये वाली साइड भी कितनी है ए। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया आपने, एबीसी, एसी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एसी का होल स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, एसी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर। तो आपका ए बी है कितना, ए बी है आपका ए स्क्वायर, बीसी है आपका ए स्क्वायर, तो एसी कितना निकल के आ गया मैथ्स के हिसाब से, √2a। और इसी एसी पर कितने आर लाई कर रहे हैं, इसका रेडियस, इसका डायमीटर यानी कि 2r, और इसका रेडियस, तो कितना हो गया एसी 4r। दोनों को कंपेयर कर दूं तो √2a इज इक्वल टू 4r, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4r बाय √2, दैट इज इक्वल्स टू 2√2r। मेरी बात समझ आ रही है, आया ना? यस सर। ए आ गया, और z निकालना आपको आता ही है, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ, कितना होता है इसके अंदर, z की वैल्यू 4 आ गई, उठा के पुट कर देना, आपका एफसीसी निकल के आ जाएगा। और एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज आता है दैट इज 74%, मैक्सिमम इसी का होता है। और इसके अंदर खाली जगह निकालने के लिए आया व्हाइट स्पेस, तो 100 में से माइनस कर देना, 100 माइनस 74% दैट इज इक्वल टू 26% आपकी व्हाइट स्पेस आती है। ठीक है, इसके तुरंत बाद आप लोगों को एक और डेरिवेशन आती है, वो बीसीसी की है, वो बिल्कुल सेम आप करिएगा। एक आपका और डेरिवेशन आता है इसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशियो, ये आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये, ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशियो। ये होता क्या है पहले समझ लो, मैंने 8 स्फीयर बना दिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी के एग्जैक्टली पीछे 8, 4 पीछे लगा दिया आपने, 4 पीछे हैं, 4 आगे है, और इनके बीचों बीच आपने क्या किया, इस बार एक छोटा स्फीयर लगा दिया। छोटा स्फीयर हमेशा कैटायन का होगा, बड़ा स्फीयर हमेशा आपके एनायन का होगा। तो हमने क्या किया, इनके सेंटर ड्रॉ कर दिए, सेंटर 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 सेंटर। इस सेंटर के अंदर आपने क्या नोटिस किया कि इनको ज्वाइन किया आपने, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, और अंदर वाले स्मॉल आर और स्मॉल आर है। तो अगर मैं नाम दूं तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इन ट्रायंगल OAB, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। OA कितना है आपका, R प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। OB भी कितना है, R प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। AB कितना है आपका, R प्लस R का होल स्क्वायर। ये हो गया 2R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, और ये हो गया 2R प्लस R का होल स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R प्लस R का होल स्क्वायर, और 2 को मैं क्या ले सकता हूँ, √2R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R प्लस R का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, खाली वैल्यू क्या रह गई, √2R माइनस R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, ऊपर ले गए तो R कॉमन आ गया, तो इट वुड बी √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन R, सॉरी ये R हट जाएगा यहाँ से, एंड √2 इज 1.414 माइनस 1 R अपॉन R, कितनी वैल्यू आ गई, 0.414 इज द वैल्यू। एम आई क्लियर, सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे आज। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा एक क्रिस्टल बनाया हमने, अरेंजमेंट बनाई, क्रिस्टल अरेंजमेंट, जिसके अंदर A, B और C 3 टाइप के स्फीयर्स हैं। A आपने लगाया, प्लेस किया बॉडी सेंटर अरेंजमेंट में, B आपने अरेंज किया फेस सेंटर अरेंजमेंट में, और C आपने प्लेस किए कॉर्नर में। तो आपसे पूछा गया बताओ ABC क्रिस्टल के का फॉर्मूला क्या है, ABC से जो मिलकर बना है। तो इसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अभी तक हम लोग बॉडी सेंटर में कॉर्नर भी काउंट कर रहे थे, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली बोल देते हो कि ये वाला स्फीयर कॉर्नर में, ये वाला स्फीयर बॉडी सेंटर पे, ये वाला स्फीयर फेस में, तो उस समय आप कॉर्नर को हर बार इंक्लूड नहीं करेंगे, उस बार जो बोला गया सिर्फ वही इंक्लूड करेंगे। जैसे इस बार बॉडी इंक्लूड किया तो कितना हो जाएगा बॉडी का 1 into 1, इस बार फेस बोला तो कितना हो जाएगा 6 into हाफ,
इस बार कॉर्नर बोला तो 8 × 1/8। तो आपसे कोई बोले व्हाट इज द फॉर्मूला, द आंसर कम्स आउट एज A1, B कितना हो गया 3 और C कितना हो गया 1। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। यस अब सर। मान लो यही क्वेश्चन में कह देता आपके पास A, B और C है। A आपका बॉडी है, B आपका ऑल्टरनेट फेस है और C आपका एजेस पर है, ठीक है। और इसमें ऑल्टरनेट फेस में से एक आपका गायब हो गया, एक फेस स्फीयर जो है चला गया। तो बताइए क्या फॉर्मूला बनकर आएगा? तो सबसे पहले तो आप बॉडी का जानते हैं, बॉडी का कितना होता है 1 × 1। जो ऑल्टरनेट फेस है वो होता कितना है 2 होते हैं ऑल्टरनेट फेस, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ। और एज कितनी होती है हमारी टोटल 12 होती है, और 12 में हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि इस बार आपके पास 2 फेसेस नहीं है, फेस कितने रह गए 1 इंटू कितना हो गया हाफ, ये हो गया 1 × 1 1, और ये हो गया 12 × 1/4 दैट इज 3। तो अगर मैं देखूं तो A कितना आ रहा है हमारा 1, B कितना आ रहा है 1/2 और C कितना आ रहा है हमारा 3। अगर मैं इसको एलसीएम ले 2 लूं 1 6 सबका, कर लेंगे ना। हाँ तो इसका A2 एलसीएम B1 लेंगे तो कितना बन जाएगा A2 B1 C6। एम आई क्लियर? Am I clear to everyone? A2 B1 C6 यस सर। सभी लोगों को समझ आया? बस खाली एक ही बच्चे को समझ आया? प्लीज आ गया यस सर। सर। क्या समझ आ गया सभी बच्चे? आज हमने इतना ही पढ़ा इसके अंदर। इसके Yes. आगे डेंसिटी वाले क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। संडे आप लोगों की पूरी एल्डिहाइड कीटोन्स की रिवीजन क्लास है, तो वो भी आप लोग आके प्रैक्टिस करेंगे उसको। और 1 बजे से 2 बजे 3 बजे तक का टाइम है। तो